Hi Sharks. Hello. Imagine this. It's 8 a.m. in the morning and you're groggy. और as usual आप अपने go to pick me up drink के लिए कॉफी या चाय बनाते हो. अच्छा. Fast forward to 10 a.m. and boom, instant crash and jitters and एक और drink की तलाश. Sounds familiar, right? Yeah. And now imagine this. एक ऐसी drink जो आपको instant energy तो देती है, हालांकि आपको जिटर फ्री और क्रैश फ्री भी रखती है एंड दिन भर के लिए आपके काम में आपको सस्टेनेबल फोकस भी देती है. Yes, it's not magic, it's matcha. Hi Sharks. Wow. I'm Kavya from Bangalore. I'm Pratishtha from Ghaziabad and we are Team Glow Glossary और हमारा हीरो प्रोडक्ट है ये हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सेरेमोनियल ग्रेड ए जापानीज matcha. Think of this as your caffeine upgrade but with Zen mode activated. Whatever. ये एक सुपर ग्रीन टी पाउडर है जो कि टी बुश की फ्रेशेस्ट बेबी लीव्स को स्टोन ब्राउन करके बनाया जाता है. इट्स अ सुपर चार्ज एंटीऑक्सीडेंट शॉट जो कि जापानीज रिचुअल्स का सेंचुरीज से पार्ट है. ये आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, ये आपको हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है एंड ऑब्वियसली इट्स ग्रेट फॉर ग्लोइंग स्किन एंड इट्स या आराम से, कोई बात नहीं. शार्क्स, मुझे मेरी जापानीज फ्रेंड ने ये पहली बार ट्राई कराया एंड ऑनेस्टली इट वाज लव एट फर्स्ट सिप. पर ये इंडिया के लिए एक नई चीज है तो हमारा ये मिशन बन गया कि हम माचा को लाएं क्योटो टू कन्याकुमारी. All right. हमने अपने बिजनेस की शुरुआत हमारे B2B मॉडल से की और आज हम इंडिया में 30+ कैफेज में प्रेजेंट है. लेकिन ये काफ़ी नहीं है. हम चाहते हैं कि हम हर घर तक ये माचा का मैजिक पहुंचाए और फ्यूचर में हम और भी फन वेलनेस बेस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और हमारा ये मानना है दैट हेल्दी डजंट हैव टू बी बोरिंग. आवर आस्क इज 60 lakhs for 4% equity. So Sharks, are you and Glow Glossary ready to make a matcha made in heaven? Let's make you a cup before we spill the rest of the tea. I need it. Let's do it. Yes. हमने ये विस्क करके ऑलरेडी तैयार रख चुका है. आप इसे दूध में मिला सकते हो और यू कैन ऐड इट टू एनी अदर ड्रिंक ऑफ योर चॉइस. एकदम नीम का जूस जैसे दिखता है. Hopefully it doesn't taste like neem Yeah. juice. ये आपके कॉफी को टक्कर देने के लिए तैयार है. Oh wow. So this is iced latte in almond milk. This one's the strawberry one. Yeah. All right. जो ये स्ट्रॉबेरी वाला है तो बहुत ही अच्छा है. मैंने जिंदगी में पहली बार पिया है माचा. That was the first क्या time in your बात life? कर रहे हो? Actually उतना पाउडरी टेस्ट नहीं आ रहा जितना माचा में कभी-कभी आता है. Creamy It's nice. powdery. आप ये बाउल भी साथ में देते हैं? ये किट है, ये पूरी सेरेमनी इट्स वेरी मेडिटेटिव. पर ये पूरी सेरेमनी जो है इसका आपने कुछ इसमें बताया हुआ है कैसे करते हैं? For somebody new like नमिता जिन्होंने माचा पहली बार पिया हो. यूजुअली हम एक पैम्फलेट लगते हैं हाउ टू ड्रिंक माचा. हमारे इंस्टाग्राम को लिंक करते हैं जहाँ पे हमने सारे डेमो वीडियोस फ्रॉम हाउ टू मेक माचा ऑल ऑफ दैट हमारे वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे है. और इसका प्राइस क्या है 1192 विद टैक्स. पूरे किट का? नहीं, 30 ग्राम्स माचा का that gives you 25 to 30 servings. और पूरे किट का क्या प्राइस पूरे है? किट का प्राइस 2158. थोड़ा सा आपके बारे में जान लें. How you guys met और आपकी बैकग्राउंड क्या है? मैं एक फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ. Okay. मैं न्यूयॉर्क में रहती थी 6 Functional साल. medicine practitioner मतलब you're a doctor. Not a doctor, but it's more like nutritionist. अच्छा. So, और yeah. प्रतिष्ठा पले बड़े न्यूयॉर्क में ही? नहीं, मैं यहीं पे गाजियाबाद में. एंड देन मैं लंदन में मैंने पढ़ाई करी. उसके बाद में देन आई गॉट मैरिड एंड मूव टू न्यूयॉर्क. बेसिकली माय हार्मोन्स वर वेरी ऑफ. मेरा थायराइड बहुत खराब था इनिशियली व्हेन जब मैं न्यूयॉर्क मूव हुई थी. फिर मैंने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस किए और फिर मैंने बहुत फ़ायदा देखा. और वही फिर मैं जब इंडिया वापस आई अगेन मेरे साथ इश्यूज हुए. बैक टू बैक चाय, बैक टू बैक कॉफ़ी एंड वो मेरे को सूट नहीं करता है. एंड जब मैंने माचा खरीदना चाहा मेरे को नहीं मिला. सो देन आई लॉन्च ग्लो ग्लॉसरी. I'm 21 years old, so I'm in my last year of college. Actually, I was a customer of Glow Glossary. Yes, so it's customer to partner. मैं प्रतिष्ठा को पहले एक पॉपअप में मिली थी जहाँ पे वो अपनी माचा बना रही थी एंड मुझे माचा बहुत पसंद है.
तो मैं उसके पास गए एंड लाइक ओ आप माचा भेज रहे हो एंड देन शी टुक मी थ्रू द होल प्रोसेस। हमने ऐसे बात करना शुरू किया और फिर आई स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग फॉर द ब्रांड। इट्स बिन ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ अस, हम 1 साल के लिए अब काम कर रहे हैं। और कब से आप लोग पार्टनर बने? पिछले महीने। पिछले महीने। ओह वाह। स्वागत है। कहाँ से सोर्स करते हैं आप अपना माचा पाउडर? शिजुओका एंड क्योटो बोथ। तो आप क्या करते हैं, आप बल्क में इंपोर्ट करते हैं? जैसे मैंने बताया पहले, मेरी बेस्ट फ्रेंड जापानीज है जिन्हें मैं मिली थी लंदन कॉलेज टाइम में, सो उन्होंने मेरे को काफी हेल्प करी। और ये क्या पत्ते आप लाते हैं शिजुओका से? नहीं, तो उनको लीव्स टू पाउडर जापान में कौन बनाता है? तो माचा का प्रोसेस होता है। हाँ बताइए। यंगेस्ट लीव्स को प्लक किया जाता है, उसके बाद उनको स्टीमिंग कराया जाता है, कूलिंग और ड्राइंग होता है। वो लीव्स बनते हैं टेंचा जो ग्रीन टी है एंड उसके बाद जब आप स्टोन मिल से ग्राइंड करते हो उससे बनता है माचा पाउडर। ये सब जापान में कोई कंपनी है वो करती है कि ये फार्म्स में होता है? जी, फार्म्स में होता है। तो आपका काम है बस ये पाउडर को बॉटल करके इंडिया में बेचना। आप कितने साल से ये कर रही हैं? 1 साल। तो क्या आप देख रहे हैं कि इंडिया में इनफ लोग हैं एज वॉल्यूम जो लोग खोज रहे हैं माचा प्रोडक्ट्स को और उसके बाद आपको डिस्कवर कर रहे हैं? हमने B2B मॉडल के साथ शुरू किया। B2B के जरिए ही हमें पता चला कि ठीक है ये प्रोडक्ट चल सकता है, तो हमने इवेंट्स और पॉपअप्स करना शुरू किया। हमने देखा है कि जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रोज माचा, दोज वर्क द बेस्ट। कौन 2-3 आपके साइजेबल कंपैरेटर्स मानेंगे? वाधम। वादम इज इन माचा एज वेल। यस। वो टी बैग बेचते हैं नहीं, कि वो नहीं, टी वो पाउडर? माचा भी बेचते हैं। मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। व्हाट आर यू एग्जैक्टली सेलिंग? आई एम नॉट क्लियर। आपका नाम है ग्लो ग्लॉसरी, अगर आपका माचा में हटा दो तो मुझे एक वाइब आ रही है लाइक अ जेन ज़ी ब्यूटी ब्रांड। तो आप इसको फंक्शनल बेनिफिट्स एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह बेच रही हैं या यू आर सेलिंग इट एज द ट्रेडिशन ऑफ माचा गुड फॉर यू टी? तो मेरा ये मानना है जो सिंपल डेली रिचुअल्स और जो आपको बेनिफिट दे लॉन्ग टर्म में इन योर हेल्थ, not super expensive supplement or a cream. So like Glow Glossary, it's about what you do every damn day. मतलब And ये very नहीं समझा simple बहुत ritual, like ज़्यादा। daily rituals basically is the whole. मतलब कि आप डेली ब्रश करते हैं वो रिचुअल हो गया, जी। नहाते हैं जी। रिचुअल हो गया, तो वो तो नहीं बेच रही हैं आप। नहीं, तो वो- इसमें रिचुअलिस्टिक चीज कहाँ है? Rituals for that ultimate glow. बट व्हाट इज द रिचुअल? Like matcha is a daily ritual. मतलब पीने का बोल रही है कि आप बनाने का बोल रही हैं? व्हाट आर यू सेइंग? बनाने का भी, it's like moving meditation. अच्छा। Once you make it, it's so zen, like you're going to get the hang of it. क्या है व्हाट इज zen अबाउट इट? क्योंकि हमने आपको देखा पोर करते राइट, जी। तो वो तो मतलब इतना zen नहीं Yeah. था। वो तो जैसे जैसे पहले से बना के कॉफी, रखा हुआ जैसे था। कॉफी फेंटते हैं उसमें ऐसा खो जाता Yeah. है। It's important to ऐसे। understand this, so let's not, just dismiss it. Because मुझे ये समझ में आ रहा है अब जो आप कह रही हैं कि आप प्रोडक्ट नहीं रिचुअल बेच रही हैं, तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ आप क्या लेके आई हैं आज। तो अगर आप रिचुअल बेच रही हैं तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट एंड सेल इट टू अस। प्रोडक्ट बेच रही हैं तो इट्स इन फ्रंट ऑफ अस। एक चीज जो ऐसे मुझे लग रहा है जो आपको क्लियर कर देनी चाहिए हमें, कि आप एक माचा कंपनी नहीं है। Yes. थोड़ा जूम आउट करके बताइए आप बना क्या रहे हैं? हम प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो आपके डेली रिचुअल्स में काम आए। प्रतिष्ठा ने 3 प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग किया, एक है माचा, एक है बॉडी स्क्रब और वो बॉडी ऑयल। तो ये तीनों प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद हमारा माचा हीरो प्रोडक्ट हुआ और हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि इसका जो अवेयरनेस है इंडिया में बहुत कम है कंपेयर टू ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। I am very confused. अगर आपके products are all related to the benefit of glow, तो वो एक तरह से beauty company हो गई। I know you don't want to label it, तो आपने ritual बना दिया है। I will then ask you, मुझे market size बताइए rituals का in India, और आप नहीं बता पाए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा define करने के लिए open हो जाइए, right? So that we can get to the next level. So, yeah, okay. So, beauty and wellness company हम बनाना चाहते हैं। Okay, Yeah. thank Got it. you. Now that was not that hard. Well उसकी done.
आप एक सुपर लग्जरियस प्रोडक्ट है ना, वो आपका सेगमेंट है ना। जी, बट हम चाहते हैं कि इसको और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल। I'm going to pause you again because प्रतिष्ठा, मुझे बार-बार लग रहा है आप कुछ कहना चाह रही हैं and then you drive the answer through काव्या। तो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली। So basically मैं थोड़ी कैमरा शाय हूँ और मैंने ऑलरेडी हमारी बात थी that Kavya is going to take over that. अच्छा, you are camera conscious, that's the I'm very problem। camera conscious. अच्छा, डेजिग्नेशंस और इक्विटी स्प्लिट क्या है तो समझ में आ जाएगा। Kavya 35%, 65% का क्या ब्रेकअप है? मेरे पास। All of it। हाँ, all of it. एंड डेजिग्नेट यू आर द सीईओ Yes. एंड आप सीएमओ हैं। जी, yeah. बेचना कब शुरू किया था हमने? 2023 अगस्त में। पिछले एक साल में क्या रेवेन्यू जी। था हमारा? हमारा ईयर टू डेट 67.8 लाख है। एक मिनट, ईयर टू डेट कब से शुरू हुआ आपके हिसाब से? अप्रैल, मार्च Financial year, 31st। ठीक जी, है। और जी। फुल ईयर का क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप काव्या? 1.5 करोड़। नॉट बैड। Without any marketing expense Amazing. or influencer paid. चैनल भी बता दीजिए अभी। B2B का है 38%, D2C is 35%, और ये हमारी वेबसाइट से आ रहा है। जी, और इवेंट इज 27%। टॉप 3 कौन से कैफेज होंगे जिनके साथ आप काम करते हैं? सोहो हाउस, Fig Delhi, which is ओह, वेरी पॉपुलर। सबसे बड़ा वेंडर है। और उनको आप कितने का देते हैं ये 1192 वाला प्रोडक्ट? हम केजी वाइज देते हैं तो वो केजी का पैकेट की प्राइसिंग क्या होती है? 13.5 थाउजेंड। तो अभी 67 lakhs का हमारा रेवेन्यू है इस साल। हमारा बॉटम लाइन क्या है? हमारा एबिटा है 45%, नेट मार्जिन 31%, ग्रॉस मार्जिन जो है वो 58% है। अच्छा, और इस साल कितना बनाएंगी आप? मेंटेन not- करेंगी वो मार्जिन? यस, तो आप 75 lakhs बना लेंगी। अभी टीम आप दोनों के अलावा कोई और है ग्लो ग्लॉसरी में? That's why the margins are so high। ये प्रोडक्ट जो बिक रहा है ये 1192 का है। 13,000 रुपीज पर किलो जो बेचते हैं उसके हिसाब से तो इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए थी सम 390-400 रुपीज। तो आपका प्राइसिंग डिफरेंस 3 टाइम्स है जो आप B2B में कर रही हैं वर्सेस B2C। तो ये जो ग्रॉस मार्जिन है ये तो बहुत डिफरेंट होगा। तो आपका इस पे क्या 90% ग्रॉस मार्जिन है? नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट परसेंट। पाउडर की कॉस्ट कितनी है? अराउंड 395। तो जो आप बड़े पैक में बेचती हैं तो वो आप विदाउट एनी मार्जिन बेचती हैं B2B में, क्योंकि वो भी तो 390 पड़ रहा है। वो हमारा कॉग्स है B2B का। तो आप उनको बेचती कितने का है? 20 to 23,000। पर किलोग्राम Yes, का per बेचती kg। हैं। तो आपका मार्जिन यहाँ पर कुछ 65% है और वहाँ पर 50% है ग्रोस जी, मार्जिन। जी, ओके। एंड बादाम की पर 30 ग्राम कितने की आती है? 450, 500 if I'm not wrong। The quality difference. जी, आप बादाम से 3 गुना पे B2C बेचती हैं एंड वो लोग B2B करते हैं, कैफेज में देते हैं। नॉट श्योर। ओके, प्रतिष्ठा आपने क्वालिटी डिफरेंस क्यों बताया अब? कैन यू एक्सप्लेन अ बिट मोर? जो ग्रेनी माचा होती है उसमें स्टेम्स भी आ जाती हैं, वाइन्स भी आ जाती हैं और वो क्रश होती है, मशीनरी यूज होती है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से लाइक प्लग्ड एंड लाइक। आप खुद गई हैं जहाँ पे ये मैं प्रोसेसिंग अभी तक नहीं गई जापान। आप जापान नहीं गई हैं? नहीं। तो आप Oh, wow. कैसे कन्विंस्ड हैं कि इतनी हाई क्वालिटी है? मैं माचा पी रही हूँ लाइक आई थिंक 12-15 साल से। पी तो हम सभी रहे, बट आई मीन या लाइक मैंने बहुत ट्राई की है। मेरी जापानीज लाइक शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, माय सिस्टर। यू आर बेसिकली डिपेंडिंग ऑन हर। मैं सरप्राइज हूँ कि आप जापानीज फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, रिचुअल सेरेमनीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन आप खुद ही प्लेस पे गए नहीं। बिकॉज प्लान बना नहीं, बट देन मैं इतनी बिजी हो गई ग्लो ग्लॉसरी में। यू आर द फाउंडर। I will go. 65% I will इक्विटी go. आपकी है। I will go this spring. 60 lakhs की फंडिंग में जापानीज ट्रिप प्लान। Yes. नहीं, प्रतिष्ठा एक ये तो actually why not? Why not? आप भी चलो, हम सब साथ जाएंगे। अपने पैसों से। आपका विजन क्या है? आप जब 5 साल आगे देखते हैं इस बिजनेस को, आपको क्या लगता है कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं? एक तो हम माचा को पहले एक्सेसिबल करें, उसके लिए ऑफ कोर्स हमारा कॉस्ट आ सकता है नीचे द मोर बल्क ऑर्डर्स जब हम मंगाते हैं। साथ ही साथ में और प्रोडक्ट्स ले आना चाहते हैं जो माचा इन्फ्यूज्ड हो, जैसे माचा और स्किन केयर, और अपार्ट फ्रॉम माचा ऑल्सो हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हेल्थ एंड वेलनेस के अराउंड है। ठीक है, थैंक यू। आपने लिखा है मैग्नीशियम आफ्टर ग्लो।
तो जब आप कंपाउंड का नाम लेती है, इमीडिएटली द पर्सन विल गो एंड चेक आउट द इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ इंग्रेडिएंट्स भी लिखे नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए डिसीजन मेकिंग इज इन दीज डिटेल्स। वन ऑफ यू एंड बेटर प्रतिष्ठा, अगर आप बताएंगी, मुझे पूरी तरह से यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दीजिए इन 1 मिनट। Okay, I think she is the right person. क्यों? You are doing To this business explain. longer. अभी इन्होंने तो अभी ज्वाइन किया है। ये ध्यान रख रही है, मेरा ज़्यादा अभी है procurement में एंड देन लाइक फंडिंग बेसिकली एंड फंडिंग मतलब आप तो प्रॉफिटेबल हैं। ये नहीं, मेरे लाइक पर्सनल मनी से लाइक मैंने स्टार्ट किया था। तो you don't want to answer the question, but it'll go against you. आप बताइए। तो हमारा COGS एंड पैकेजिंग 42% है। आप मेरे को सेपरेटली बताइए B2B और D2C की यूनिट इकोनॉमिक्स। हम मुझे पहले collectively collectively बता दीजिए, पता फिर है। अलग No, अलग no, no, बता no. I दीजिए। don't want to know collectively. I already आप know. मैथ्स क्यों Very- टेस्ट कर रहे हो? अरे मैथ नहीं टेस्ट कर रहा हूँ यार। आई एम सेइंग धंधा कर रहे हैं आप, अपना 60 लाख रुपया देंगी तो यू वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ना कि यूनिट इकोनॉमिक्स पे कितना ग्रिप है। देखिए B2B बिजनेस इज एन इंपोर्टिंग बिजनेस, उसकी अंडरराइटिंग बहुत अलग होती है। अगर आप ये सीरियस मंच मजाक करने आई तो कोई बात नहीं, मैं भी बोल दूंगा चलो जापान, टोक्यो, क्योटो चलते हैं, राइट? बट इफ यू कम फॉर अ सीरियस इन्वेस्टमेंट देन यू हैव टू आंसर सीरियस क्वेश्चंस। इफ यू डोंट नो से आई I don't know separately. गॉट इट। कंबाइंड का तो यूनिट इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। 42% is our COGS. Shipping is 1.4%. Salaries or wages 3.1% है. Events 9.6% है. Overhead 0.7 around. मुझे लगता है कि जो नीश मार्केट्स होती हैं वो बहुत अमेजिंग स्टार्टिंग पॉइंट्स होती हैं टुवर्ड्स लार्ज एक्सपेंशन। और लाइफस्टाइल में इट इज इंपॉर्टेंट कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपने जो कहा सो हाउस, तो फॉर एग्जांपल वहां पे अगर कोई आपके प्रोडक्ट्स यूज करेगा, आई वुड आइडियली इमेजिन कि दूसरे कैफेज में लोग कहेंगे कि हमें भी वही प्रोडक्ट चाहिए जो सो हाउस में जाता है। एग्जैक्टली, एवरीवन मस्ट। पर दूसरी तरफ मुझे कुछ चैलेंजेस भी नजर आए। आप अपने फ्यूचर को लेके क्रिस्टल क्लियर नहीं है। आज मैं आपके विजन के साथ में पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा। आई विश यू बेस्ट। Thank थैंक you. यू। काव्या एंड प्रतिष्ठा, आज मैं इससे बाहर हूँ। आई थिंक फाउंडिंग टीम में अभी थोड़े गैप्स हैं। सबसे बड़ा टॉप ऑफ द पिरामिड जो गैप है वो है एंटरप्रेन्योर को ना थोड़ा सेल्स करना बहुत जरूरी है, और ये बहुत बड़ा गैप है। आप अपने खुद के पैशन प्रोजेक्ट को कन्विंसिंगली इन्वेस्टर्स को नहीं सेल कर पाएंगी, तो ये आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सेकंड इज आपका जो करंट बिजनेस है उसमें लार्ज पार्ट इवेंट्स एंड कैफेज वो स्केलेबल नहीं है। सो मैं इससे बाहर हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी आपको अपना पर्पस फील हो रहा है ऑफ क्रिएटिंग दीज रिचुअल्स एंड वेलनेस, एंड आप इसमें अच्छी भी हैं बिकॉज आप 45% EBITDA बना रही है, बट इन्वेस्टेबल ये नहीं। प्रतिष्ठा, पहले तो स्माइल। यू आर लुकिंग वेरी नर्वस एंड आई नो कि बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू हैव अ बिग स्माइल, या क्योंकि एंटरप्रेन्योर होना आसान नहीं है। इट्स नॉट। आई थिंक आपके बिजनेस मॉडल में बहुत काम की जरूरत है। यू रियली हैव टू फिगर आउट आप किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। मोटी, इवन योर ब्यूटी प्रोडक्ट्स शुड हैव अ कॉमन थीम ऑफ माचा, राइट? बहुत सारे आपको सीखने की जरूरत है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन दैट। उस वजह से आई एम आउट, बट स्माइल एंड बी प्राउड कि आपने क्या अचीव किया है, एंड आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so That much, was really Amrita. sweet. Thank you. प्रतिष्ठा और काव्या, प्रोडक्ट इज ऑसम। मतलब मैंने पूरा फिनिश कर दिया और टेस्ट बहुत अच्छा है, और एटलीस्ट मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकता माचा के बारे में, पर मैंने काफ़ी माचा पिया है, बहुत सालों से पिया है। इसकी क्वालिटी मुझे लग रही है एक्चुअली ग्रेड है होगी। अभी हमने ये प्रोडक्ट अच्छा बनाया है, पर हमारे जो बाकी सारे एंडेवर्स हैं वो थोड़ा ऑर्डिनरी, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है बहुत अच्छी है। जैसे गोल्ड माइन कहते हैं ना, ये ग्रीन माइन हो सकता है। एक जो फाइनल चीज मैं कहूँगा इज अटेंशन टू डिटेल। जिस फाउंडर को पेन होता है अपने बिजनेस के बारे में, वो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट अपना बिजनेस का, जो प्रोडक्ट ही कहाँ से आ रहा है, दीज आर डिटेल्स यू नीड टू नो एज द फाउंडर। अभी मुझे लगता है कि आपको वो डिटेल में जाने की एक अंदर से आवाज ही नहीं आ रही। तो फॉर दीज रीजंस टुडे आई एम आउट, बट विश यू ऑल द बेस्ट।
मुझे ये बताइए, सच सच बताना यार, आपको करना क्या है? कितना स्केल का बिजनेस बनाना चाहती हो? एटलीस्ट 200-300 करोड़ का बनाना चाहते अच्छा, हैं. एटलीस्ट दैट मच. और आपने कहीं जॉब किया? दिस इज योर फर्स्ट जॉब? No. एंड हैव यू डन अ जॉब एनीवेयर? Never worked in my life. Nice. That's what I thought. And don't take it the wrong way. But I've let me done be honest. business, real estate. न्यूयॉर्क में? Yeah. Okay, good. मुझे ये लगता है ये एक इन्वेस्टेबल बिजनेस है. ये एक आपकी रिफ्लेक्शन है प्रतिष्ठा. Everything about it is you. इसमें अभी to become investable बहुत कुछ लगेगा. आपको सप्लाई चेन के बारे में पूछा तो आपने सिस्टरहुड की बात कर ली. टू आंसर अ पैनल ऑफ इन्वेस्टर्स कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है. नहीं, उन्होंने बोला कि ट्रैवल क्यों नहीं किया. his question was about supply chain. Oh, okay. Right? तो ये सब बातों की समझ नहीं है अभी आप. And numbers पे पकड़ नहीं है अभी तक. I don't think it's just camera shots. Right? I think it is. Okay, I'll give you the benefit of the doubt. I'm out. But I'm going to wish you something which I don't generally wish everyone. I wish you a lot of struggle. अगर आपको सच में 200-300 करोड़ की कंपनी बनानी है तो आपको फेल होना पड़ेगा. Then your up will be high. That's fine. Thank you. Thank you. Thank you. All the very best. Thank you. Thank Have you. a great day. बेस्ट विशेस. Yes. गुड लक. To summarize, उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बहुत अच्छा बोले. एंड उनका फीडबैक एंड उनका जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, आई थिंक एज यू नो एज टीम ग्लो ग्लॉसरी इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल हमारे लिए, क्योंकि इफ़ नॉट फ्रॉम देम देन हु वुड वी हियर इट फ्रॉम. शार्क्स, हमारी पंजाबियों में एक कहावत है, अखां गईयां जहान गया, दंद गए थे स्वाद गया. गुड ओरल हेल्थ ना तो सिर्फ आपको स्वादिष्ट खाना खाने में और खूबसूरत दिखने में मदद करती है, बट आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है. सही बात. यहीं अगर हमें कोई टूथ की प्रॉब्लम आए, जैसे टूथ में पेन हो या ब्रेसेस लगवाने हो, तो आज भी हम लोग वही मोहल्ले के डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पे एक ही डेंटिस्ट है जो सारे प्रोसीजर्स कर रहा है. लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है कि हमारी डेंटिस्ट्री में भी 8 अलग स्पेशलिटीज हैं, जैसे ओरल मेडिसिन, पीडोडोंटिक्स, ओरल सर्जरी, पेरियोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स और ओरल इम्प्लांटोलॉजी. लेकिन ये मार्केट इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है कि कोई एक प्रोसीजर 10,000 में कर रहा है और वही कोई प्रोसीजर 2,000 में भी कर देता है. तो कहाँ से मिलेगा ऑनेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड डेंटल हेल्थ केयर? सत श्री अकाल शार्क्स, गुरु रामदास जी की नगरी अमृतसर से मैं हूँ डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह और मेरे साथ है सिंह डेंटल केयर. सिंह डेंटल केयर एक सुपर स्पेशलिटी चेन है डेंटल क्लिनिक्स की, जहाँ पे हम पेशेंट्स को स्टैंडर्डाइज्ड डेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस बाय स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट विद फुल ट्रांसपेरेंसी. यानी कि सिंह डेंटल केयर में रूट कनाल करता है रूट कनाल स्पेशलिस्ट, इम्प्लांट्स लगाता है इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, ब्रेसेस लगाता है ब्रेसेस स्पेशलिस्ट, ऑल अंडर वन रूफ. लेकिन शार्क्स, 10 साल पहले तक मैं भी यही काम करता था, अकेला ही सारे प्रोसीजर्स करता था, अपन ही भगवान है टाइप. लेकिन 2 साल पहले मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हमें स्टैंडर्डाइज्ड डेंटल केयर प्रोवाइड करना है और मासेस तक पहुंचना है तो हमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनानी होगी. तो इसलिए आज हमारे पास 3 क्लिनिक्स हैं और 12 डॉक्टर्स की टीम है. एंड वी वांट टू स्प्रेड अवर विंग्स टू 100 क्लिनिक्स इन नेक्स्ट 5 years. और उसके लिए मेरी आस्क है 1 करोड़ रुपए इन एक्सचेंज ऑफ 5% ऑफ द इक्विटी. तो शार्क्स, सिंह डेंटल केयर में जो जी आवे सो राजी जावे, मतलब आओ भी और मुस्कुराओ भी. थैंक यू. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. वेलकम टू सिंह टैंक. Thank you. शार्क टैंक. आप भी सिंह, मैं भी सिंह. अरे थैंक यू सो मच. आप डेंटिस्ट्री की लाइन में कैसे गए? और एक और बात बताइए, मुंबई में तो डेंटिस्ट्री बहुत महंगी पड़ती है, इतना महंगा क्यों होता है ये? तो सबसे पहले मैं आप सभी को ग्रेटफुल हूँ बहुत ज्यादा. जितना मैंने शार्क टैंक से सीखा है ना, आई थिंक दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट जिसने मेरे को पुश किया कि आई शुड थिंक बियॉन्ड. अरे वाह. आपकी बुक आई थी शार्क टैंक पे फाउंडर्स की. हाँ जी. वो मैंने 3-4 बार पढ़ी है, नोट्स बना के. अबिट्टा क्या है, पैट क्या है, वहीं से सीखा है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वाहिगुरु आगे भी लाई जाएगा. Coming back to the question, I born and brought up in Amritsar only.
और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि एक बेटा डॉक्टर बने और एक इंजीनियर। तो मी बीइंग गुड एट स्टडीज आई वाज फोर्स्ड टू गो इनटू मेडिकल। लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट किया, मेरे को एमबीबीएस नहीं मिला। सेकंड ईयर अटेम्प्ट किया तो मैं सिर्फ एक रैंक से रह गया। भगवान का मान के कि चलो उसकी मर्जी है, तो आई एंटर्ड इनटू बीडीएस। बीडीएस किधर किया? अमृतसर में श्री गुरु रामदास डेंटल कॉलेज है। ग्रेजुएशन के 6 महीने बाद ही मैंने अपना पहला क्लिनिक ओपन कर लिया था। ये कौन से साल की बात है? ये सर 2013 की। ओके और 4 महीने बाद मैंने दूसरा क्लिनिक भी ओपन कर लिया। 2015-16 में मेरा सेकंड क्लिनिक इतना अच्छा चलने लग गया, आई वाज नॉट एबल टू मैनेज बोथ द क्लिनिक्स एट द सेम टाइम, तो मैंने पहला क्लिनिक बंद कर दिया। ऐसा 2022 तक चलता रहा। तो वन ऑफ माय पेशेंट फ्रॉम यूके, उसने मेरे से काम करवाया था। ही सेड यू आर सच अ गुड डॉक्टर, हाउ मेनी पेशेंट्स यू आर ट्रीटिंग इन अ ईयर? तो मैंने बोला हार्डली 1000 पेशेंट्स इन अ ईयर। तो ही सेड व्हाई नॉट 5000, व्हाई नॉट 10000 पेशेंट? तो आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज सिंगल हैंडेडली मैं कैसे करूंगा? और ये बहुत बड़ा ब्लॉक डॉक्टर्स में रहता है कि पेशेंट तो मेरे पास ही आएगा ना, वो दूसरे के पास कैसे ही जाएगा? लेकिन तब मैंने रियलाइज किया कि अगर ऐसा होता तो मेदांता हॉस्पिटल कैसे स्केल अप करता। फिर अपने डेंटिस्ट्री में भी क्लोव ने भी ये 2012 में स्टार्ट हुआ था, उसके 500 क्लिनिक्स हैं अभी। तो फिर मैंने इसको फॉर्मुलेट किया और अब आपके सामने हूँ। और मुंबई में इसलिए महंगा है बिकॉज इट इज़ अ टियर 1 सिटी। यही स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है मैम प्रोसीजर्स में। एक सिंपल सी बात बताइए, एक क्लीन अप के लिए अमृतसर में क्या कॉस्ट होगा, यहाँ क्या कॉस्ट होगा? सर अमृतसर में हम चार्ज करते हैं 1500 रुपीज। अरे यार, यहाँ तो मेरे से 8-10 हजार ले लेते हैं। नहीं 3000। वो अनुपम जी के से मे बी 8000 ले लेते हैं। साउथ बॉम्बे का लेकिन प्रीमियम है। अदरवाइज ऑल्सो सर 8000 में रूट कैनाल हो जाता है। अरे हाँ, तो रूट कैनाल वी डू इन 3500। वाओ। जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और सप्लाई ऑफ डेंटल डॉक्टर्स कम है, उस कारण से भाव यहाँ पे बम्बई में महंगा हो जाता है। एग्जैक्टली सर। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ। मैं दिन में 10 प्रोसीजर्स ही कर सकता हूँ, लेकिन डिमांड सप्लाई वाली बात है। जब मेरे वेटिंग रूम में 20 पेशेंट बैठे रहेंगे कि डॉक्टर विक्रम से ही काम करवाना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रेज द प्राइसेस ओनली ना। सो दैट इज द ओनली थिंग। जो डॉक्टर अच्छा होता है उसको लगता है कि मैं स्केल नहीं कर सकता, वो अपने प्राइस बढ़ाई जा रहा है। अच्छा डॉक्टर विक्रम, आपका क्या विजन है? क्या एक और क्लोव बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? जी सर, हम क्लोव से भी बेटर बनेंगे। कैसे? बीइंग अ प्रोफेशनल इनसाइड आई नो कि क्लोव में क्या मिसिंग है। क्या है? वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स नहीं है। आपको सेम प्रोसीजर वो 10,000 में भी दे देंगे, सेम प्रोसीजर वो 20,000 में भी दे देंगे। बैग देख के, जूते देख के। एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट है कि मैं ट्रांसपेरेंट हेल्थ केयर बनाना चाहता हूँ। इसका रीजन क्या है कि हमारे हेल्थ केयर में सर बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ ट्रांसपेरेंसी नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए। हमारे क्लिनिक में कोई गरीब आए अमीर आए, वी चार्ज द सेम प्रोसीजर। हमने जो अपने क्लिनिक्स भी बनाए उनका आर्किटेक्चर भी इस हिसाब से डिजाइन किया कि 50% पेशेंट तो अपना डर वहां ही भूल जाता है, बिकॉज व्हेन पीपल एंटर इनटू द क्लिनिक। कैन वी सी फोटोज हैं? यस सर। तो जैसे इट इज वन ऑफ आवर कंसल्टेशन रूम। ये सब तो 1000 बहुत स्टैंडर्डाइज लग रहा है। इसमें क्या मतलब हैप्पी होने वाली चीज? अब जैसे हमने इसका ऊपर आर्किटेक्चर हिसाब से डिजाइन किया, पेशेंट जब चेयर पे बैठता है तो बहुत सारे पेशेंट सो भी जाते हैं, मतलब राइट। ये तो बहुत स्टैंडर्ड सा लगा आपका लेआउट, और जो सीलिंग पे आपने स्काई बनाया हुआ है। आजकल तो टीवी लगा दिया है लोगों ने, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर देखने नहीं आए। मैं बता रहा हूँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग। आपने जो बात बताई, मैं बताता हूँ उसी की। मैं एग्जांपल अभी मैं वहां आया तो आपने घुमा दी बात। 2000 सर, आई एम सेइंग इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट, अफोर्डेबल प्राइसेस, गुड क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। और हमारा जो अभी तक का ये जो सारा सिस्टम है अमृतसर में, ये मैंने फुली ऑटोमेट कर दिया है। ये ऑल सेट टू ग्रो। अभी हम किसी दूसरे शहर में ओपन करने का प्लान भी करें कि वहाँ पे बंच ऑफ 3 क्लिनिक्स साइमल्टेनियसली ओपन करूंगे। कहाँ पर? सर इधर लुधियाना और मोहाली। कितने पेशेंट्स को आप एक समय में ट्रीट कर सकते हैं, प्रोसीजर्स कर सकते हैं? हमारे जो क्लिनिक्स हैं ये 2 चेयर क्लिनिक्स हैं। एक क्लिनिक जो मेरा सबसे पुराना था वो मैंने रिसेंटली हमने अपग्रेड किया, वो 4 चेयर क्लिनिक्स। और क्लोव का कितना होता है? इतना ही है सर। क्या आपके प्राइसेस उनसे कम होंगे? अभी तक के जो करंट सिनेरियो है, हम उनसे 15 से 20% कम है और इसमें भी हम अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हैं। तो आपके जो 100 क्लिनिक्स आप सोच रहे हैं, क्या वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही आप सोच रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ प्लान बनाया, कहाँ पे खोलेंगे ये क्लिनिक्स? पहले 3 साल में हम जैसे पंजाब के बड़े शहरों को कवर करेंगे, देन दिल्ली एनसीआर रीजन। बड़े शहर क्या मतलब है आपका? जैसे टियर 2 सिटीज, लुधियाना, पटियाला, उस सेगमेंट सर में। एक चीज और है, व्हाई आई एम सेइंग कि टियर 2 सिटी। देखो जो डेंटल क्लिनिक का बिजनेस है ना, इसमें इंश्योरेंस अभी इन्वॉल्व नहीं है, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस नहीं है। तो एक क्लिनिक जो है ना वो 8 स्पेशलिटी अनुपम जी अफोर्ड कर नहीं सकता।
राइट? तो ये बंच ऑफ 3 क्लिनिक्स सारे स्पेशलिस्ट को ऑन रोल अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये सारे स्पेशलिस्ट आपके रोल पे हैं? यस सर। लेकिन मैंने जो देखा है, जब आप स्टैंडर्डाइज करके इनको एम्प्लॉय रोल पे लाते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट बन जाता है। बट ये जो स्टैंड लोन प्रैक्टिसेस है जिसमें मैं जाता हूँ, वहां पर डॉक्टर इज द मेन गाय और फिर ये कंसल्टेंट्स होते हैं। ट्यूसडे को एक आता है, वेडनेसडे को एक आता है, थर्सडे, तो उस हिसाब से लोग जाते हैं, विच इज ओके आई फील। तो हाउ इज दिस बेटर देन द स्टैंड लोन क्लिनिक? तो मेडिकल फील्ड में इट इज नॉट 2 into 2 is 4 ऑलवेज। हम कोई भी अप्रोच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलिटी। जैसे मान लो कोई 60-year-old फीमेल है, उसको दांत लगवाने हैं, तो हमारा एंडोडोंटिस्ट, रूट कनाल स्पेशलिस्ट, इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, क्राउन स्पेशलिस्ट तीनों बैठ के जॉइंटली कॉल लेते हैं व्हाट इज गुड फॉर द पेशेंट। ऑन रोल डॉक्टर्स से हम सही कॉल ले सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब हम डॉक्टर्स को कंसल्टेशन पे बुलाते हैं नमिता जी, तो वो 50-60 अप टू 70% ऑफ द चंक भी ले जाते हैं। सेकेंडली, जब कंसल्टेंट आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की ईथोस के साथ भी बहुत बार मैच नहीं करते। तो ये 8 स्पेशलिस्ट जो हैं ये 3 क्लिनिक के बीच में रोटेट करते हैं। जी मैम। कैपेक्स क्या लगता है पर क्लिनिक में? 35 लाख सर पर मंथ। कितना प्रॉफिट आप एक क्लिनिक से कर लेते हैं 6-9 महीना होने के बाद? मैं बंच का ही बताता हूँ आपको। तो जैसे पिछले साल हमारा 90 लाख था, इस साल हमारा अभी तक 1 करोड़ 10 लाख तक हमने टच कर लिया पिछले मंथ तक। फुल ईयर कितना कर लेंगे? 2 करोड़ 10 लाख के राउंड क्लोज करेंगे और अभी इट इज जस्ट 1.5 साल ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। आपका EBITDA बता देंगे कि पिछले साल का कितना था और इस साल का क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? पिछले साल 90 लाख में हमने 11 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था। अभी इस साल तक हमारा जो EBITDA है इट इज 45% एक्सक्लूडिंग माई सैलरी, राइट? अगर मैं इसको सैलरी, अगर मान लो आज ही मेरी प्राइवेट लिमिटेड में सैलरी डाल दूं भी अपनी डिसेंट, तो ये 30% पे आता है। आप अभी महीने का कुछ 15-16 लाख कर रहे हैं, उसमें 8 स्पेशलिटी के डॉक्टर, ट्रीटमेंट काउंसलर, इन सबकी सैलरीज मिला के 30% EBITDA निकालना तो इम्पॉसिबल है। कुछ नंबर्स नहीं ऐड अप हो रहे हैं। अभी जैसे हमारे जो ओरल सर्जरी केस है, राइट, न्यू पेशेंट हम टारगेट करते हैं कि एक महीने में न्यू पेशेंट्स कितना फ्लो बढ़ रहा है, तो अभी है वो 250, 230, 40। तो सर्जरी के केस 7 डेज लाइंड अप नहीं है। तो अभी के लिए हम डॉक्टर्स को ट्वाइस इन अ वीक के लिए ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो आपने जो शुरू में बताया था कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि हमारे पेरोल डॉक्टर्स हैं, जी मैम, वो अभी आपका नहीं हो रहा है। अभी आप पार्ट टाइम ही कर रहे हैं। नहीं मैम, वो है हमारे पास पेरोल बेसिस पे ही है, लेकिन आई हैव हैड देम फॉर लेट्स से 2 डेज इन अ वीक, 3 डेज इन अ वीक। उसको पेरोल नहीं कहते, राइट? बिकॉज अगर आपके 2 डेज अ वीक, 3 डेज अ वीक इज नॉट एम्प्लॉयमेंट, इट इज अगेन कंसल्टिंग। मतलब उसमें मैं अपना प्रॉफिट कट नहीं दे रहा, क्योंकि आपके 35 लाख लगता है क्लिनिक बनाने में, तो 3 क्लिनिक का 1.25 करोड़ हो गया। आप ये जो अभी इनको पूरी सैलरी नहीं दे रहे, उनको पार्ट टाइम एटसेट्रा पे दे रहे हैं, उसके बाद भी आपका पे बैक आपके EBITDA के बेस पे 2-3 साल लग रहा है। तो ये 100 तक जब स्केल करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत लंबा पे बैक है। एंड दिस इज ऑल्सो वेयर आपकी खुद की प्रेजेंस है। तो बाकी मोहाली में, लुधियाना में तो और भी लंबा लगेगा, 6-6 साल लग जाएगा। मैम अभी बिजनेस को एक्चुअल में ऑपरेट करते 1.5 साल हुआ है, राइट? मैं तो पहले सारी SOPC डिजाइन कर रहा था। हुआ नहीं है ना आपका पे बैक? जी मैम। तो अभी होते होते आपके अमृतसर के क्लस्टर का पे बैक होने में आपको 1.5-2 साल और लगेगा। क्योंकि तो बहुत सिंपल है ना, 15 लाख रुपए वो कमा रहे हैं 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ना, थोड़ी सी अभी। आई नो, पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बॉटलनेक है। बॉटलनेक तो आपका वही होगा ना कि आप लुधियाना खोलेंगे, मोहाली खोलेंगे, वो भी पहले 15% पे जाएगा, फिर अगले साल 30%, फिर 40%, 50-60 तक आने में उसको भी 4-5 साल लगेंगे। ऐसे नहीं होएगा, हमारा लॉन्च प्लान होएगा प्रॉपर। अगर हम किसी शहर में क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं तो एक प्रॉपर लॉन्च प्लान के साथ करेंगे कि पहले दिन हमारे क्लिनिक्स कैसे भरेंगे। लॉन्च प्लान करेंगे, उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो EBITDA कम हो जाएगा। तो घूम फिर के तो 3-4 साल से पहले आपका एक क्लस्टर नहीं रिकवर करेगा। मैम हमारी 13-14 महीनों में ही हो रही है, कंसिडरिंग एक पेशेंट एवरेज 8,000 की कॉस्ट आपको 18 महीने हो गए, अभी तक नहीं हुई ना अमृतसर में। मॉडल हमारा अभी ही तो जस्ट फाइनल हुआ है, इट वाज इन द प्रोसेस। हमने 120 पेशेंट विनीता जी लेके आने अपनी क्लिनिक पे, जिससे हमारा 10 लाख का रेवेन्यू पर क्लिनिक कर देगा। अभी हमने रिसेंटली 2 महीने 20-20 हज़ार रुपया अपनी डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड करना शुरू किया है और उससे हमें 15-16% पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। हमने अभी टेस्ट ट्राई के लिए एक फैमिली डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया कि 499 रुपीज़ में हम 8,000 रुपीज़ की सर्विसेज देंगे, 2 स्केलिंग्स एंड पॉलिशिंग, कंसल्टेशन, एक्सरेज। आप मानोगे मैंने 50,000 रुपये के वो प्लान भी बेचे किसी एग्जीबिशन पे, और जस्ट 50,000 के प्लान बेचने में हमें 5 लाख का रेवेन्यू आ गया। आपके लीज का टेनर कितना है? सर जैसे 9 इयर्स मिनिमम, एक के साथ तो 15 साल की भी करी हुई है। तो 2 9 इयर्स के और एक 15 साल की। हाँ जी। अभी
बिजनेस में दो जो चैलेंजेस हैं, एक 1.5 साल का समय ही हुआ है, अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें पेबैक पीरियड कितना है आपके क्लिनिक का। दूसरी जो ज्यादा अहम बात है वो ये है, जो पहले शहर में आप खुद बैठे दोनों हाथ दोनों पाँव से पकड़ के अच्छे से अपने कस्टमर्स और पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, अपने टीम को अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं। जब 2 सिटी हो जाते हैं और फिर 3, 4, 5, आप सब जगह एक समय पे नहीं हो सकते, और तब पता चलता है कि इस कंपनी में ऑपरेशनल एक्सीलेंस है या नहीं। तो आज इन 2 रीजंस के लिए मैं बाहर हूँ, बट रियली लव योर एनर्जी, विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्टर विक्रम, आज आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि आपको फंडिंग रेज करनी चाहिए, बिकॉज जितने भी आंकड़े अगर आप देख लें, आज की तारीख में आपका क्लिनिक ऑन एवरेज 5 लाख पर मंथ एक क्लिनिक कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं उसको 50% यूटिलाइजेशन तक ले जाऊंगा, पर डेंटिस्ट का बिजनेस 50% से ज्यादा कभी जाता नहीं है, क्योंकि वो वीकेंड्स वीकडेज वाला लंपी बिजनेस वाला प्रॉब्लम भी होता है। तो आई थिंक आप अभी अपना जैसे चला रहे हैं उसको थोड़े टाइम चलाइए, प्रूव कीजिए मॉडल, 1 नहीं 2-3 क्लस्टर्स में, एंड फिर ही कैपिटल रेज करने आइए। आई विश यू द बेस्ट डॉक्टर विक्रम। आई एम आउट। थैंक यू। बिजनेस में थोड़े अपॉर्चुनिटीज तो है, सप्लाई ऑफ डेंटिस्ट बहुत हाई है और लोगों के दांत खराब पे खराब होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड हीटिंग हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल। अपॉर्चुनिटी है, पर एक चैलेंज जो है विच इज कैपिटल इंटेंसिव। स्केल थोड़ा ऑप्टिमम नहीं होगा टिल यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ फंडिंग टू टेक केयर ऑफ दैट अपफ्रंट पेमेंट। खुद से करने गए या ये हमारे से जो 1 करोड़ मांग रहे हैं, द स्पीड विल बी वेरी स्लो। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। प्राउड ऑफ यू, विश यू द बेस्ट, बट आई एम आउट। बहुत बहुत थैंक यू। ये एग्जीक्यूशन बिजनेस है, आउट एंड आउट। इसका प्लेबुक जब तक आप मास्टर नहीं करते हो, 2 क्लस्टर्स इन 2 सिटीज, एक क्लिनिक से 2 करोड़ रुपया साल का मिनिमम, तब तक आपको उससे ज्यादा स्केल नहीं करना चाहिए। आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। नेल इट एंड देन स्केल इट। ओके, आई एम आउट। आप अच्छा करें ये मैं चाहूंगा ही, बिकॉज सिंग इज किंग। Sing is king, sing will remain king. आई अग्री विद दैट। Yes, sir. आज हमने पेबैक की कई बार बात करी, उसको हमने किसी ना किसी तरीके से, आप एम्बिशन लीजिए 12 महीना, उसे एक सिंगल टारगेट की तरह लेकर के उसके पीछे भागना है और इंश्योर करना है कि हम अमृतसर में उसे सही तरीके से फिक्स करें, और उसके साथ साथ इंश्योर करें कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन और प्लेबुक अच्छे से लिखें हम बाकी शहरों में जाने के लिए। आज क्योंकि मुझे लगता है कि हम वहां पे पहुंचे नहीं हैं, तो उस कारण से मैं आउट हूं। ऑल द वे बेस्ट डॉक्टर। कहते हैं कि डायमंड भी जो है वो अंडर प्रेशर ही डायमंड बनता है, और हर एंटरप्रेन्योर को ग्रिट तो होना ही पड़ता है, राइट? बिल्कुल। आई एम नॉट डिनाइंग द फीडबैक व्हिच आई गेट फ्रॉम यू, और ये एक जर्नी का पार्ट है, आई होप सो। राइट? I hope so. थैंक यू। कैन आई सत श्री अकाल। शेक अ हैंड विद यू? बिल्कुल, प्लीज। हम आते हैं आपके पास। So sweet. थैंक यू। You're very likable, doctor sir. Thank All you. the best. सर मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं गले मिलूंगा आपसे। आप हमारे अमृतसर के हैं। थैंक यू। और आपने सही बात बोली, एग्जीक्यूशन, लगे रहिए, एग्जीक्यूशन से ही सारा होगा। शुक्रिया, थैंक यू गाइस। अगर मेरा गोल चेक लेना होता तो मैं तो बहुत खुश होता, अगर नहीं मिलता तो मैं उदास भी होता। तो मेरा गोल वो नहीं है, मेरा गोल है 100 क्लिनिक ओपन करना, एक ट्रांसपेरेंट डेंटल केयर प्रोवाइड करना है इंडिया को अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो वो गोल तो स्टिल वही है, ये तो प्रोसेस है। मैं भाग रहा हूँ, गिरा हूँ, लेकिन उठ भी तो गया हूँ। तो दैट इज द थिंग। साक्स कहते हैं ना, बगल में चोरा गांव में डिंडोरा। मेरी स्थिति भी ऐसी ही थी। मैं 16 साल की उम्र में गांव छोड़कर मुंबई आ गया। बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन असली खजाना तो मेरे गांव के जंगलों में था। वो था हमारा प्यारा जामुन, जिसको फ्रूट ऑफ द गॉड बोलते हैं, जिसका वर्णन वेदों में है। जम्बू द्वीपे भरतखंडे, हमारा उपमहाद्वीप को
जामुन के नाम पे बुलाया जाता है और जामुन भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है। आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों ने इसके गुणों को पहचाना है। इसके अंदर डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और लो ग्लाइसेमिक फूड होने के कारण डायबिटीज के लोग भी इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि साल के 1 महीने ही आता है और सब लोगों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इस फ्रूट की शेल्फ लाइफ 1 ही दिन की होती है और हमारी वनवासी बहनों को टोकरों में भरकर रोड किनारे पौने भावों में मजबूरीवश बेचना पड़ता है या फिर शाम को फेंक कर जाना पड़ता है और लगभग 30% से ज़्यादा फल पेड़ों पर ही खत्म हो जाते हैं। यही सोच के हमने स्टार्ट किया है ट्राइबल वेदा, जो जामुन के प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचाना चाहता है। नमस्कार सर, मेरा नाम है राजेश ओझा। और मेरा नाम है पूजा ओझा। हम दोनों पति पत्नी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के जंगलों के बीच में एक छोटे से गांव जसवंतगढ़ से आए हैं। क्या बात है। ट्राइबल वेदा में सिर्फ जामुन ही नहीं, सीताफल जैसे सीजनल फ्रूट का भी प्रोसेसिंग करते हैं और उनके प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे उनकी सेल्फ लाइफ 1 दिन से 12 महीनों तक बढ़ जाती है। हम विलेज लेवल पे प्रोसेसिंग सेंटर चालू करते हैं और आदिवासी महिलाओं से प्रोडक्ट कलेक्ट करके उन्हीं से प्रोसेस करवाते हैं, जिससे हमें पूरे साल 100% प्योर जामुन के प्रोडक्ट जैसे जामुन स्ट्रिप्स, क्यूब, फ्लैक्स, जैम इत्यादि को हम ऑनलाइन बेचते हैं और सीताफल प्रोसेस करवा के आइसक्रीम कंपनी को एज ए रो सप्लाई करते हैं। हम अभी राजस्थान में 5000 से ज़्यादा वनवासी बहनों के साथ में जोड़कर लगभग साल का 5 लाख केजी वाइल्ड फ्रूट को प्रोसेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जंगल में जो हमारी खोई हुई अमानत है वो सभी तक पहुंचाए और हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि 50 लाख 2% इक्विटी के बदले। ये है ट्राइबल वेदा सर, ऑलवेज इन सीजन। बढ़िया टैगलाइन है, ऑलवेज इन सीजन। मैंने तो बचपन में बहुत खाया, क्योंकि हमारे वहाँ मॉम के घर में बहुत बड़ा जामुन का ट्री है, तो वो नमक मिर्च डाल के वो बड़ा सा बोल मैंने बहुत खाया है। मुझे ट्राई करना है जामुन शॉट। क्या लाए हो आप? कुछ लाए हो जामुन खाने? शॉट, जामुन शॉट लाओ चाहिए। मुझे जामुन शॉट चाहिए। ये जामुन क्यूब्स है, ये जामुन फ्रूट की स्ट्रिप्स है जो 100% प्योर है, कुछ भी मिक्स नहीं है। ये जामुन शॉट्स है। जामुन शॉट्स तो आजकल बहुत पॉपुलर है। इससे पूरा टंग पर्पल हो जाता है। ओह रियली? दांत भी पर्पल हो जाएंगे? एंटायर टंग बिकम्स पर्पल। मैंने तो बचपन में इतने खाए। गर्मी के मौसम में नानी के घर जाऊं, जामुन खिला दो। ओह माय गॉड, पोटेंट। ओह इट्स रियली जामुन का डिश। मुझे तो ये क्यूब्स बहुत पसंद है। अच्छा लगा? ये बिल्कुल मिनी Outstanding। जामुन ही लग रहा है। मतलब अगर आपको जामुन अच्छा लगता है तो क्यूब अच्छा लगेगा। ये आप लोग कितना दिन तक स्टोर कर पाते हैं, जो ये क्यूब्स हैं, स्ट्रिप्स हैं? इन सब की सेल्फ लाइफ इसका 6 मंथ से लेके 18 मंथ तक अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग। प्रिजर्वेटिव यूज करके उसे नहीं, इसमें हम किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा राजेश भाई और पूजा बहन, आप अपने बारे में बताइए कि आप पले बड़े उदयपुर में ही? मैं उदयपुर से नज़दीक एक गांव है बेड़ा करके, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मैं पढ़ाई 12th तक ही कर पाया। 2002 में 12th पूरा करके मुंबई आ गया था और मुंबई आके फर्स्ट मेरा जो जॉब था वो दुकान में डिलीवरी मैन का मैंने काम किया था और उसके बाद हेल्पिंग का और फिर उसके धीरे मेरे सेल्स मैन का काम किया और 7 साल तक मैंने वो किया। फिर 2011 में फिर मैं कि मेरे फ्रेंड के वहाँ पे बैठा था, तो वो कमोडिटी मार्केट का ब्रोकिंग का था, तो मैंने मुझे पता भी नहीं था क्योंकि इंग्लिश भी नहीं आती है, पढ़ाई भी उतना ही हुआ था, तो मैंने वहाँ पे कमोडिटी मार्केट का थोड़ा बहुत सीखा के ये होता है। फिर मैंने खुद का एक ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट किया जिसमें टीम के भरोसे वर्किंग करना स्टार्ट, और 3 साल वो किया, वो भी फिर मेरा बंद हो गया। उस बीच में मैं गांव गया था, तो बचपन से सीताफल, जामुन, ट्राइबल हमारी महिलाएं जो है टोकरों में भर के वहाँ पे बेचने के लिए आते ही है, तो ये तो मुझे पता था। लेकिन उस टाइम में सीताफल का देखा कि इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा था, क्यों ना इसके लिए कुछ काम किया जाए। तो 80,000 रुपये मैंने मतलब कुछ फ्रेंड से लिए और 4 लाख रुपए का मैंने बैंक से लोन लेके मैंने सीताफल के पल्प को बनाया था और उसको 1500 किलो पल्प को मैंने दे दिया था।
शुरुआत हमारी ये जामुन से ही हुई थी या सीताफल से? फर्स्ट शुरुआत हमारी सीताफल से हुई थी, जिसको पल्प निकालते हैं वो हम आइसक्रीम या कैटरिंग होरेका हम इंडस्ट्रीज में B2B सप्लाई करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और वो एक सीजनल फल है, अक्टूबर नवंबर में आता है, जामुन जून जुलाई में आता है। तो उस जामुन को भी हमने कौन से साल की बात है जामुन का लॉन्च? 2018 में जामुन पल्प बनाया। 2021 में मैंने सोचा कि जामुन ये आइसक्रीम में जा रहा था पल्प, लेकिन आइसक्रीम कोई हेल्थ बेनिफिट की चीज़ नहीं है। तो मैं सोचा कि इसके अंदर जामुन को जो लोग समझते हैं वो पूरा मेडिसिनल की तरह खाना पसंद करते हैं और मिलता नहीं है। तो ये सोच के फिर 2022 में हमारा ये सब रेंज बना और 23-24 के अंदर हमारा 2 करोड़ 16 लाख का ओवरऑल सेल था, जिसमें 42 लाख रुपीस का सेल इन D2C का प्रोडक्ट होगा। और अभी 24-25 ईयर टू डेट में B2B कितना और B2C कितना? 2 करोड़ का B2B और 91 लाख का D2C। पूरे साल कितनी होगी उसकी सेल? 1 करोड़ 80 लाख तक आराम से हो जाएगी। Yes। 4 गुना। फिर तो 4-5 गुना और बढ़ गई। B2B कितनी होगी इस साल? लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास। अभी 2 हो चुका है। हाँ, 2 हो चुका है, 60-70 लाख और बढ़ेगा। अभी आप बताइए खरीदता कौन है? वो है योर कस्टमर्स, जोन वाइज, एज वाइज, मेन वुमेन, क्यों खरीद रहे हैं? एक सेकंड, पूजा जी आप भी बता सकती हैं। जी, मुझे मार्केटिंग का पता नहीं है। मैं प्रोसेसिंग में सीजन में मतलब ट्राइबल वुमेन्स को प्रोसेसिंग में मतलब उनके ट्रेनिंग करते हैं कि भाई किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है। अच्छा, प्लीज आंसर। इन जो प्रोडक्टों के जो कस्टमर है मेजरली हमारे 35 से ऊपर के एज के कस्टमर है। Okay. उसको एक हेल्थ प्रोडक्ट की तरह लोग सोचते हैं जामुन को। कौन से पार्ट ऑफ इंडिया से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं? अभी हमारा साउथ जो मुंबई रीजन हो गया, बेंगलोर रीजन हो गया, साउथ से हमारे ऑर्डर ज्यादा आते मुंबई हैं। एंड बैंगलोर आपका सेल्स का क्या परसेंटेज है? मुंबई के अंदर हम लगभग 40% के आसपास, बेंगलोर 20% सिटी की बात कर रहा हूँ। राजेश भाई आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे? इस साल हमारा मेजरली सेल, बाकी हमने बंद कर दिया, मार्केट प्लेसेस से हमारा 8 से 10% मुश्किल से सेल है। और जैसे 91 लाख रुपीज़ में 20 लाख रुपीज़ का हमारा जो रिटेल का है, कुछ फार्मर मार्केट है, इवेंट है, इस तरह की एक्टिविटी से है। और बाकी का हमारा वेबसाइट से जिसमें हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग चला रहे हैं। हमारे पास खुद की टीम नहीं है, अब एजेंसी के थ्रू पूरा वर्किंग आप कर रहे हैं। अपना B2B बिजनेस का बताएंगे कि 2 करोड़ जो आप बेचते हैं उसमें लगभग कितना मुनाफा हो जाता है? 45 to 47% का ग्रॉस मार्जिन उसमें होता है। वेरी गुड। एंड B2C में? D2C में हमारा 70% से लेके 500 तक प्रॉफिट जाता है। तो ग्रोस मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है आपका? पूरे फॉरेस्ट के अंदर एक पूरा जो एरिया 100 किलोमीटर का उधर नेचुरल ग्रोइंग जामुन ऑलरेडी हो रहे हैं। अच्छा। हम वहाँ पे ट्राइबल वुमेन के अलग अलग जो फॉरेस्ट के अंदर है ग्रुप बनाए हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं। उन वुमेन ग्रुप से हम लोग उनको कलेक्शन करते हैं। जामुन की जो कॉस्ट है वो हम 40 रुपीज़ के आसपास के कॉस्ट में उनसे खरीदते हैं और वहाँ से हमारी वैन जाती है, वहाँ से कलेक्ट करते हैं और हमारे नज़दीकी गांव में 10 कलेक्शन सेंटर है, तो वहाँ से एक गांव में हमारा छोटा प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ पे 2 टन प्रोसेस करने की हमारी क्षमता है। जामुन 1 किलो से उसका सीड जब रिमूव होता है तो 2 किलो में 1 किलो पल्प तैयार होता है। तो 80 रुपीज़ उसकी कॉस्ट हो गई फ्रूट की। उसके बाद उसमें वेजेस लग गया, फ्रीजिंग कॉस्ट लग गई, तो 100 रुपीज़ के 20 रुपीज़ उसका वो बढ़ गया। 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लग गए, तो 110 रुपये के अंदर वो प्रोडक्ट 1 kg फ्रूट पल्प तैयार हो गया। और हम जो सेल करते हैं B2B में वो 160 रुपीज़ के आसपास B2B में सेल करते हैं। लेकिन अब जब इनके प्रोडक्ट बना रहे तो वो जो 160 रुपीज़ का पल्प बना है उससे हम जब ड्राइंग करते हैं, आपको तो 110 का पड़ा ना? हाँ, 110 का जो पल्प है उसको हम जब ड्राइंग प्रोसेस में लेते हैं तो उसमें ड्राई करने का प्रोसेस होगा, पैकेजिंग कॉस्ट होगा जो 20 रुपीज़ के आसपास है वो और ऐड होगा। लेकिन हम किलो वाइज भी इनकी बात करें तो लगभग जामुन स्टिक हमारा लगभग 3500 रुपये kg के हिसाब से वो सेल होता है। जो 110 रुपये का पल्प था उसको आप प्रोसेसिंग करके वैल्यू ऐड करके 3500 रुपये किलो। डायरेक्ट नहीं होता है क्योंकि ड्राइंग करने में थोड़ा ड्राई भी होता है, तो उसमें लगे 10 किलो के पल्प में 1 किलो बना, तो लगभग 1500 रुपये 1600 रुपये के आसपास की कॉस्ट आई। लेकिन वो जो सेल होगा वो 3500 रुपये होगा।
इसी तरह जामुन फ्रोजन की बोतल की बात करूं तो 110 रुपये पल्प का हुआ, हम खाली उसमें मिक्सर किया, मिक्सर करने का जो भी लाइट का और 5-10 रुपये जो खर्चा आया, बोतल डाला हमने 10-12-13 रुपये के स्टिकर लगाया, तो 140 रुपये में हमारी ये फ्रोजन बोतल तैयार होगी और इसको हम D2C में 650 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। बेसिकली 70% ग्रॉस मार्जिन, नॉट वही बात नहीं समझ में आ रही। 70% ग्रॉस मार्जिन का है आपका बिजनेस, आप 1500 का बना रहे हैं, 3500 का बेच रहे हैं। राजेश भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर 1-2 प्रॉब्लम्स आप खुद बताना चाहें आपके बिजनेस के, वो क्या होंगे? अभी हमारा फिलहाल मार्केटिंग प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें मुझे पूरा पता नहीं है। ओके, एंड मार्केटिंग में अभी कितना डाल रहे हैं? इस साल 18 लाख रुपए 18 लाख। और एक्सपोर्ट की तरफ ये सब चीज़ें जो है तब भी हमने एक्सपोर्ट अभी नहीं किया है। हम जिसको किसी को B2B भी दे रहे हैं तो वो खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राजेश जी, पूजा जी, आई थिंक अभी जो ये मार्केट है इसका इतना सब स्केल है कि फिगर आउट करना कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट होगा कि नहीं, 35 से ज़्यादा उम्र वाले लोग लेंगे एट स्केल और नॉट, फिगर आउट करना मुश्किल है। मेरा एक सजेशन है आपको, ट्राइबल विमेन की कहानी लिखिए, आपके पैक्स पे आपने कहीं मेंशन नहीं किया है, आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं आपकी पर्पस ड्रिवन होनी चाहिए, क्योंकि आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग है। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ कि आपकी मेहनत का आपको फल मिले और वो जामुन से भी मीठा हो। आई एम आउट, बट बेस्ट। इसमें 2 इश्यूज है मेरे। नंबर 1 इशू ये है कि ये जामुन जो है एक अक्वायर्ड टेस्ट है, मतलब बहुत लोगों को इसका टेस्ट शायद पसंद भी ना आए। आम का मैंने ये स्ट्रिप्स खाए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे खाने में मुश्किल लगा एंड टेस्ट भी मुझे इतना पसंद नहीं आया। सेकेंडली टैम भी छोटा है, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, पर थैंक यू, आपने बचपन की यादें ताज़ा कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए शायद सिर्फ अगर अपना B2B बिजनेस आप बड़ा करें, आप साइज ही देख लीजिए ना अपना B2B और B2C बिजनेस में कितना अंतर है। मुझे लगता है आप 100 करोड़ का बिजनेस केवल ये B2B सप्लाई करके बना सकते हैं। उसके लिए आपको पैसों की भी नहीं जरूरत, एक्विटी कैपिटल की जरूरत नहीं है, आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, जो बैंक भी देंगे, NBFC भी देंगे और बहुत सारे आजकल मार्केट में प्लेयर हैं जो देने को तैयार हो जाएंगे। आज मैं इससे बाहर हूँ, पर आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत इंस्पायरिंग लगी। मुझे लगता है बहुत लोग आपको देख के बोलेंगे हम भी कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग का ओनरशिप कैसे डिवाइडेड है? मेरा 42% है और इनका 19% है और 10% ईसॉप पूल में है। वेरी गुड। और एक इन्वेस्टर ऑलरेडी हमारे है बेंजई 10 करके, और IIM कलकत्ता ने भी हमें इंक्यूबेशन का 7% उनका है और 15% एक और डायरेक्टर है अभी, जो ऑलरेडी उस टाइम में मैंने 2018 में बिल्कुल भी मेरे पास फंड नहीं था तो मैंने उनको लिया था। कितना पैसा लिया था? उनसे ओनली 20 लाख रुपीज़, मतलब थोड़ा थोड़ा करके लिया। और अभी हमारे साथ में जीरोदा नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2.5 करोड़ का, उनका पोस्ट मनी 17.5 करोड़ की वैल्यूशन है। Congratulations। और ये टर्म शीट आ गई है आपके पास? उनका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस हो गया है, तो टर्म शीट अभी ये मतलब कुछ पॉइंट्स है उनके, उसके बाद आएगा। उनके बाद आएगा। अच्छा यार सुनिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा महीन काम है राइट नाउ, आगे जाके शायद बढ़ेगा, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या वैल्यू इसमें ऐड करूँगा एट दिस स्टेज, राइट? तो आई थिंक आई विल बी आउट फॉर दैट रीजन। राजेश जी, पूजा जी, आई एम वेरी सॉरी। आपकी बिजनेस में मुझे कुछ चैलेंजेस नजर आते हैं। मुझे लगता है कि आपका टाइम छोटा है, आपको थोड़ा अपने प्रॉफिट्स के नंबर्स उतनी क्लैरिटी से पता नहीं है, मार्केट प्लेसेस में आपका बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया, पर मुझे लगता है कि आप दोनों मुझे पसंद हो बहुत। आप दोनों की ना एबिलिटी है कि आप लोग किसी भी कठिन समय में आपको डाल दो, आप टर्न अराउंड करते हो। मैं आपके ऊपर बैठ लूँगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा आपकी कंपनी में। मुझे लगता है कि आपका टाइम बढ़ाया जा सकता है एक्सपोर्ट के द्वारा। B2B और होरेका सेगमेंट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और स्पेसिफिकली हमारे खुद के होटल्स में कई बार मैं देखता हूँ कि जामुन शॉट्स कुछ हमारे होटल्स के रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 50 लाख रुपए जो आपने मांगा, पर
क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगा, क्योंकि छोटा बिजनेस है आज और उसको काफी बड़ा करना है आगे, तो मैं आपसे 2% की जगह 7.5% की रिक्वेस्ट करूँ। ऑलरेडी जो वैल्यूएशन है वो मतलब 17.5 तो हो चुका है। मैं तो आपको 50 लाख 10-15% के लिए देने वाला था, तो ऑफर इज गुड। आपका काउंटर बताइए। 1 करोड़ रुपए दे दीजिए 5% पे, मतलब वैल्यूएशन को डाउन नहीं कर सकते बस, बाकी 20 करोड़ की वैल्यूएशन आप कह रहे हैं। मेरा फाइनल ऑफर है आपके लिए कि 50 लाख रुपए जो आपने रिक्वेस्ट किया, मैं उसे 5% के लिए इन्वेस्ट करूंगा। उसके अंदर में हम उसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि जितना आपका राउंड ऑफ वैल्यूएशन है 17-17.5 करोड़, उतने में मैं इक्विटी इन्वेस्ट करूंगा, और बाकी जैसे आपने अपने साथ डायरेक्टर लेकर के आए आपको सपोर्ट करने के लिए, वो आप मुझे एडवाइजरी की तरह दे सकते हैं, जिससे मैं आपको आपके होरेका बिजनेस और टीम बिल्डिंग और लिंक बनाने में मदद करूँगा। तो मैं आपको अपना ऑफर क्लियरली बता देता हूँ। 50 लाख 2.8% के लिए, और उसके साथ साथ 2.2% का एडवाइजरी इक्विटी। डील पक्की डन। यार आप बहुत ही स्वीट हो यार। मैंने ये देखा कि यदि रितेश सर हमारे साथ आएंगे तो हमारे जो भी कमियां हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो सॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी, और उसके कारण हमारी हजारों ट्राइबल महिलाएं जो साथ में जुड़ी है उनको फ़ायदा होगा। तो मैंने वैल्यूएशन और वो चीज़ों में नहीं जाके एक विजन के लिए रितेश सर साथ आए, और उसके लिए बहुत अच्छा लगा, और सबके बेनिफिट की चीज़ है। हेलो एंड वेलकम टू आज द शार्क। आज हमारे साथ में 2 शार्क हैं। स्पेशल देना आज हमारा, क्योंकि हमारे साथ में है द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीपल ग्रुप मिस्टर अनुपम मित्तल, और हमारे साथ में है को फाउंडर ऑफ स्नैपडील एंड टाइटन कैपिटल एंड प्रोमोटर ऑफ यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस मिस्टर कुणाल बहल। आप दोनों से आज बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप दोनों ही बहुत लंबे समय से इन्वेस्टिंग करते आ रहे हैं। आपने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में उनको अर्ली स्टेज पे पहचाना और उनके अंदर पैसे इन्वेस्ट करे और उनको ग्रो करने में मदद करी है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो शो की ऑडियंस है वो थोड़ा सा जाने सीखे कि इन्वेस्टमेंट कोई इतने समय से करता आ रहा हो तो उनकी क्या फिलोसफीज रहती हैं। एक अच्छा टेम्पलेट है, हम टीम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज अगर मैं मेरी हिस्ट्री देखूं जो इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब कंपनी फेल होती है ना, वो टीम में अनबन होती है या देयर इज अ प्रॉब्लम विद द फाउंडर। फंडामेंटली वो प्रॉब्लम आती है। काफ़ी लोग कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, लेकिन वो तो अच्छी टीम को मिल जाती है। तो आई थिंक दैट बिकम्स अ क्रिटिकल पीस। दूसरा पीस है, मैं हमेशा कहता हूँ टैम, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, वो कैसा रहेगा आज की तारीख में नहीं हो, लेकिन इसका कोई प्रॉक्सी है क्या जो हमके समझ में आ जाए, कोई ट्रेंड ऐसी है कि जो आगे जाके बड़ा मार्केट बनेगा। एंड फाइनली टाइमिंग कैसी है, जैसे अगर आप D2C में 10 से 15 साल पहले इन्वेस्ट करते तो शायद पैसा नहीं बनाते, बट टुडे आप देखें तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, डिलीवरी का, पेमेंट का, लोगों को भरोसा आ गया है। तो पिछले 5-7 साल में जो D2C कंपनीज बनी हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, अ फ्यू ऑफ देम, और जो अब भी बनेंगी वो भी काफ़ी अच्छा करें। सो आई थिंक दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल। इनको बहुत गहराई से देखते हैं, और बाकी हम आना चाहते हैं तो ना तो बोलता ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है। सर आप देखो, ये इकोसिस्टम तो अब काफ़ी मैच्योर होता जा रहा है, फाउंडर्स भी बहुत सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। तो लार्जली ऐसी फिलॉसफी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की सिमिलर होती है। जिस तरह आप शार्क टैंक में देखते हैं, सब फाउंडर्स को सब समझ है, रेसिपी इज वेरी क्लियर हाउ टू बी गुड इन्वेस्टर। प्रॉब्लम इज विद डिसिप्लिन ऑफ फॉलोइंग द रेसिपी। ओके, तो जो रेसिपी हम फॉलो करते हैं वो ये, इन्होंने कभी भी लाइफ में कुछ भी, चाहे वो डांस हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, पेडिग्री हो, एकेडमिक या प्रोफेशनल, कहीं पे कुछ एक्सेल किया। क्योंकि लाइफ में किसी भी चीज़ में एक्सेल करने के लिए एक इंटेंसिटी चाहिए होती है, एक रिगर चाहिए होता है, एक रेजिलियंस चाहिए होती है, ग्रिट चाहिए होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी वही चाहिए होता है। दूसरा, टैम। हम सोचते हैं आज जो ये अपॉर्चुनिटी परस्यू कर रहे हैं, इसका टैम बहुत छोटा है या नहीं है। क्योंकि बहुत बड़े टैम में जब कंपनी यंग होती है वो compete नहीं कर सकती, क्योंकि बड़े टैम में बड़े प्लेयर भी होते हैं और बड़ा पैसा भी होता है। और तीसरा, जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट भी है जी, बहुत बारी अच्छी टीम्स होती हैं, बहुत बारी टैम भी ठीक होता है, पर डिसिप्लिन अराउंड इकोनॉमिक्स नहीं होता। तो अच्छे बिजनेस भी बहुत बुरे समय में जाते हैं अगर इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं होता है। बहुत अर्ली ऑन ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि ये एक स्क्विरल विद अ टेल है, एलिफेंट विद अ ट्रंक है।
बिजनेस कि ये 20% मार्जिन बिजनेस है, 50% मार्जिन बिजनेस है, 70% मार्जिन बिजनेस है। तो इन 3 चीज़ों को देखते हैं। और भी फैक्टर्स होते हैं, बट लार्जली इन 3 पे अगर चेक बॉक्स होता है, वो बाकी फैक्टर्स पे भी चेक बॉक्स होता है फिर। ओके, क्योंकि आप काफ़ी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप पहले के और अभी के फाउंडर्स में कुछ फ़र्क देखते हैं? ने तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। आई थिंक इंडिया, हमारा देश बहुत आगे चल पड़ा है इन द लास्ट 15-20 ईयर्स। एंड अब जो उभर के आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, जो लास्ट 2 ईयर्स में मैं देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली इन द लास्ट 12 मंथ्स, आई थिंक दीज आर डायमंड्स मैन। 10 साल पहले फ़र्क ये था कि फाउंडर्स को ना बड़ा डर लगता था ये आई वाटरिंग चैलेंजेस से, तो वो सिर्फ माउथ वाटरिंग अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करते थे कि भाई यूएस में या दुनिया में कहीं और कोई बिजनेस मॉडल चल गया है, लेट्स बिल्ड एक्स फॉर इंडिया, वाई फॉर इंडिया, जेड फॉर इंडिया। अब उनको ना वो आई वाटरिंग चैलेंजेस से प्रॉब्लम नहीं दिखती। दे आर विलिंग टू टेक ऑन एनी चैलेंज। वो दिल्ली में बैठ के, बैंगलोर में बैठ के यूएस की कोई $1 बिलियन कंपनी से चैलेंज करने को तैयार है। ये कॉन्फिडेंस आ गया हमारे फाउंडर्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।